आईफोन नाम सुनते ही हर एज का इंसान सिर्फ यही सोचता है कि काश मेरे पास भी आईफोन होता। इस छोटे से नाम आईफोन से करोड़ों लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। एप्पल स्टोर के सामने लोगों की ये भीड़ बताती है कि आज एप्पल का कितना ज्यादा क्रेज है। जहां कुछ लोग इसके यूजर एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट क्वालिटी और डेटा सिक्योरिटी के दीवाने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लॉयल कस्टमर इसके मजबूत इकोसिस्टम के जाल में फंसकर नए प्रोडक्ट के लिए घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे जो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रही है? ये है कहानी अबाउट द एप्पल कंपनी। कहानी शुरू होती है अमेरिका के विस्कॉन्सिन मेडिसन यूनिवर्सिटी से, जहां पर पढ़ाई के दौरान सीरिया से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल फतेह जंदाली की मुलाकात एक स्विस जर्मन महिला जोआन सिएबल सिम्पसन से होती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी से पहले ही जोआन सिएबल प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे वे दोनों इस अनवांटेड बच्चे से छुटकारा पाने को सोचते हैं। और तब जाकर ये दोनों डिसीजन लेते हैं कि हम इस बच्चे का अबॉर्शन करवा देंगे। लेकिन उस समय अमेरिका के अंदर अबॉर्शन करवाना गैर कानूनी था और इस वजह से ये चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाए। ऐसे में इन दोनों ने ये तय किया कि किसी अच्छे फैमिली को अडॉप्शन के लिए दे देंगे। इस तरह 1955 में इस बच्चे का जन्म एक अनवांटेड चाइल्ड के रूप में हुआ, जिन्हें जन्म के कुछ समय बाद ही सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले पॉल जॉब्स और उनकी पत्नी क्लारा जॉब्स को दे दिया गया। और तब जाकर इन्होंने इस बच्चे का नाम स्टीव जॉब्स रखा और ये दोनों इस बच्चे का देखरेख बहुत ही अच्छे तरीकों से करने लगे। और कुछ सालों बाद स्टीव जॉब्स के बायोलॉजिकल पेरेंट अब्दुल फतेह जंदाली और जोआन सिएबल ने एक दूसरे से शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने एक बेटी यानी स्टीव जॉब्स की बहन मोना सिम्पसन को जन्म दिया, जो कि आज अमेरिका की एक मशहूर नोवेलिस्ट हैं। स्टीव्स और मोना दोनों एक दूसरे से हमेशा मिलते जुलते रहते थे, लेकिन स्टीव्स ने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ कभी भी कोई रिश्ता रखा ही नहीं। साल 1959 में स्टीव जॉब्स की फैमिली सैन फ्रांसिस्को को छोड़कर कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू शहर में शिफ्ट हो गए। यहाँ आने के कुछ समय बाद स्टीव जॉब्स का एडमिशन रीड कॉलेज में करा दिया जाता है और इसी दौरान स्टीव जॉब्स के पिता भी अपना घर चलाने के लिए एक गैराज खोल लेते हैं। स्टीव जॉब्स जब भी कॉलेज से घर आया करते थे तब वे अपने पिताजी के गैराज में जरूर जाया करते थे। वहां जाकर वे बहुत सारे सामानों के साथ छेड़छाड़ किया करते थे और इसी गैराज से शुरू हुआ स्टीव जॉब्स की इलेक्ट्रॉनिक सफर, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स का पढ़ाई में मन न लगकर इलेक्ट्रॉनिक चीजों में लगने लगा था। जिस वजह से जल्द ही स्टीव जॉब्स को समझ आ गया कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और कॉलेज की फीस भी बहुत ज्यादा है। जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने 6 महीने बाद ही अपना कॉलेज छोड़ दिया। इस समय स्टीव जॉब्स के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं हुआ करता था, जिससे वे कभी कभी अपने दोस्तों के रूम में फर्श पर सो जाया करते थे। और पैसे ना होने की वजह से उन्होंने कोका कोला की बोतल बेचना शुरू कर दिया ताकि उनके खुद के खर्चे चल सकें। और साथ ही हर संडे को अपने कॉलेज के पास हरे कृष्णा मंदिर में जाकर मुफ्त का खाना खाया करते थे। और वहीं पर उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक नाम के लड़के से होती है। स्टीव वोजनियाक का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में होती है, जिस वजह से स्टीव जॉब की उससे दोस्ती हो जाती है। एक बार स्टीव जॉब्स के दोस्त वोजनियाक ब्लू बॉक्स नाम की एक हैकिंग डिवाइस लेकर उनके पास आए, जिसके जरिए लोग मुफ्त में अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकते थे। इसे देखते ही स्टीव जॉब्स ने वोजनियाक के साथ मिलकर बहुत ढेर सारी ब्लू बॉक्स डिवाइसेस बनाई और उसे मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। और इसके बाद ही स्टीव ने एक वीडियो गेमिंग कंपनी अटारी को ज्वाइन कर लिया और वहां पर टेक्नीशियन का काम करने लगे। साल 1974 में अटारी की तरफ से स्टीव को जब जर्मनी भेजा गया तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें जर्मनी का वन वे टिकट करवा कर रिटर्न टिकट के पैसे कैश में दे दें और कंपनी ने उनकी बात मान ली। जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने जर्मनी में अपना काम निपटा कर उन पैसों की मदद से अमेरिका लौटने के बजाय भारत आ गए। दरअसल स्टीव जॉब्स भारत में आकर स्पिरिचुअलिटी की मदद से अपने इनर सेल्फ को तलाशना चाहते थे, इसलिए इंडिया आकर वे पूरी तरह से इंडिया की कल्चर में ढल गए। यहाँ रहते हुए वे हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनते और गांव के लोगों की तरह हमेशा नंगे पांव चला करते थे। दोस्तों, ये नंगे पांव चलने की आदत स्टीव जॉब्स के साथ हमेशा रही, क्योंकि अक्सर उनके ऑफिस में उन्हें नंगे पांव ही देखा जाता था। भारत की ये ट्रिप स्टीव जॉब्स के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई, क्योंकि इंडिया में रहकर उन्होंने इस चीज को जाना कि इंसान का अंतर्ज्ञान उसकी बुद्धि और समझ से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। और भारत से जो पावरफुल इंट्यूशन वे अपने साथ लेकर अमेरिका लौटे, उसी ने उन्हें 1976 में स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड ओवेन के साथ मिलकर एप्पल कंपनी शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। आपको बता दें कि ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कही है। स्टीव जॉब्स अमेरिका लौटते ही सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त स्टीव वोजनियाक से मिलते हैं और स्टीव वोजनियाक से कहते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसा कंप्यूटर बनाएं जो देखने में काफी छोटा हो और उसे कहीं भी कैरी किया जा सके। इसके बाद स्टीव जॉब्स
जॉब्स और वोजनियाक स्टीव जॉब्स के पिता के गैराज में इस आइडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं और इसी गैराज में इन दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया जिसको नाम दिया एप्पल 1। ये कंप्यूटर आज के मॉडर्न कंप्यूटर से पूरी तरह से अलग था, जहां इसमें ना तो कोई कीबोर्ड था और ना ही कोई स्क्रीन। सही मायनों में ये एक किट के जैसा था जिसे लोग अपने हिसाब से किसी भी तरह कस्टमाइज कर सकते थे। दोस्तों, उस समय टेक्नोलॉजी का सारा काम स्टीव वोजनियाक देखते थे, जबकि स्टीव जॉब्स टेलीफोन पर हमेशा इन्वेस्टर्स को ढूंढा करते थे। और इसी बीच स्टीव की बात रोनाल्ड वेन नामक इंसान से होती है, जिसे स्टीव जॉब्स पार्टनरशिप में काम करने को बोलते हैं और रोनाल्ड वेन राजी हो जाता है। आपको बता दें कि एप्पल का लोगो रोनाल्ड वेन ने ही तैयार किया था। रोनाल्ड वेन को कंपनी का फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लगा और सिर्फ 12 दिनों में ही अपना 10% का स्टेक $800 में स्टीव्स और वोजनियाक को देकर कंपनी से अलग हो गए। अब इसके बाद स्टीव्स और वोजनियाक ने मिलकर अगले साल ही एप्पल 2 को मार्केट में उतारा, जो सही मायनों में एक पर्सनल कंप्यूटर के जैसा दिखता था। और कुछ ही समय में एप्पल 2 पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन का सिंबल बन गया, जिसके चलते अगले 3 सालों में एप्पल की सेल्स $118 मिलियन की आंकड़े तक पहुंच गई। लेकिन एक तरफ जहां एप्पल 2 बेहद कामयाब रही, वहीं एप्पल कंपनी के कुछ प्रोडक्ट बुरी तरह फेल भी हुए। जब 1980 में एप्पल 3 को मार्केट में उतारा गया तो इसमें ओवर हीटिंग की समस्या आने लगी और फिर 1983 में ग्राफिकल इंटरफेस और माउस के साथ एप्पल लिसा को मार्केट में उतारा गया, जो हाई प्राइस और लिमिटेड एप्लीकेशन की वजह से फ्लॉप हो गई। और उसी साल एप्पल को एक और बड़ा झटका लगा जब वोजनियाक ने कंपनी को छोड़ दिया। अब स्टीव जॉब्स एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और तब जाकर कंपनी की ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए उन्होंने पेप्सिको के प्रेसिडेंट जॉन स्कली को एप्पल के सीईओ के तौर पर हायर किया और एप्पल की पूरी टीम ने एक नई एनर्जी के साथ काम किया और अगले साल एप्पल मैकिंटोश 128 को लॉन्च किया, जिसकी सेल शुरुआत में तो ठीक ठाक रही, लेकिन हाई प्राइस, लो स्पीड और सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस की वजह से अचानक से बिल्कुल गिर गई। एप्पल का मैनेजमेंट बोर्ड स्टीव जॉब्स को इन सारे फेलियर्स की वजह मानने लगा और जॉन स्कली ने इसी का फायदा उठाते हुए स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया। लेकिन निराश होने के बजाय स्टीव ने एप्पल के कुछ एम्प्लॉय के साथ नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू कर दी और देखते ही देखते नेक्स्ट कंपनी काफी तेजी से ग्रो होने लगी। एक तरफ जहां नेक्स्ट कंपनी काफी तेजी से ग्रो करने लगी थी, वहीं पर एप्पल कंपनी की हालात बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। अब एप्पल की मैनेजमेंट टीम स्टीव जॉब्स को वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी और फिर कंपनी को डूबता देख स्टीव जॉब्स 1997 में फिर से एप्पल के सीईओ बन गए और अपनी कंपनी नेक्स्ट को $400 मिलियन में एप्पल के साथ मर्ज कर दिया। वापस आकर स्टीव ने सब कुछ बदल दिया। पुराने लगभग सारे प्रोडक्ट बंद करके उन्होंने 1998 में iMac को लॉन्च किया, जिसके 8 लाख यूनिट सिर्फ 5 महीनों में ही बिक गए। साल 2001 में कैलिफोर्निया और वर्जीनिया में एप्पल स्टोर ओपन करते हुए मैक ओएस और आईपॉड लॉन्च किया गया, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हुआ। आईपॉड एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था जिसमें हजारों गाने पॉकेट में रखे जा सकते थे। और फिर 2003 में ऑनलाइन म्यूजिक में एक नया कंसेप्ट आईट्यून्स लॉन्च किया गया, जो ऑनलाइन म्यूजिक सेल करने का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म बना। लेकिन इसी दौरान स्टीव जॉब्स को पता चला कि उनको एक पैंक्रियाटिक कैंसर है और कैंसर भी उनके कदम रोक नहीं सके। वह दिन रात काम करते रहे और फिर आया साल 2007 जब एप्पल ने अपने सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आईफोन को लॉन्च किया। एप्पल का पहला टच स्क्रीन फोन इसकी सफलता के बाद 2010 में मार्केट में आईपैड को उतारा गया, जो एक ऐसा टैबलेट था जिसके अंदर कंप्यूटर की सारी खूबियां थी। स्टीव जॉब्स कड़ी मेहनत और कैंसर की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, लेकिन 2011 में अपने डेथ के कुछ समय पहले तक काम करते रहे। हालांकि एप्पल की कमान वह टीम कुक को पहले ही हैंड ओवर कर चुके थे, जो आज भी स्टीव जॉब्स की लेगेसी को उसी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। टीम ने साल 2011 में वर्चुअल असिस्टेंट सीरी और 2015 में एप्पल वॉचेस के लॉन्च के साथ ही आईफोन को भी न्यू टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ अपग्रेड करते रहे। साल 2018 में एप्पल $1 ट्रिलियन की दुनिया की पहली कंपनी बनी और आज भी दुनिया की वैल्यूएबल कंपनीज के लिस्ट में सबसे ऊपर है। एप्पल अपनी 3 असेंबलर कंपनी वेस्टर्न, फ्रैक्शन और पेगाट्रॉन के जरिए दुनिया के कुल प्रोडक्शन का लगभग 5% आईफोन इंडिया में बनाती है। और अभी हाल ही में टिम कुक ने मुंबई में एप्पल के पहले स्टोर्स का उद्घाटन किए हैं, जिसका नाम एप्पल बीकेसी रखा गया है, जिसमें बीकेसी का मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या है ऐसा खास कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं? इसके एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजंस हैं। तो चलिए उन रीजंस को भी शॉर्ट में जान लेते हैं। एप्पल अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसे यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी खर्च करता है। प्रोडक्ट की डिजाइन और सुंदरता का विशेष ध्यान दिया जाता है और प्रोडक्शन में प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेहतरीन कस्टमर सर्विस भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अपने हर लॉन्च में कुछ नया और इनोवेटिव करना एप्पल की खासियत है, जिसका उनके लॉयल कस्टमर बेसब्री से इंतजार करते हैं। तभी तो स्टोर्स के सामने लंबी कतार लग जाती है। एप्पल के डेटा सिक्योरिटी का कोई मुकाबला नहीं। आपके इजाजत के बिना आपके किसी भी डेटा को एक्सेस करना किसी दूसरे के लिए इम्पॉसिबल सा होता है, जिसके लिए एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को रेगुलरली अपडेट करता रहता है। हालांकि इन सब के अलावा एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने का एक आम वजह है उसका इकोसिस्टम, जो अच्छा है या बुरा है इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। दरअसल एप्पल के सारे प्रोडक्ट यानी कि आईफोन्स, आईपैड, मैक्स, एप्पल वॉचेस और एप्पल टीवी में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ने खुद डेवलप किए हैं, जिन्हें एक दूसरे के साथ आसानी से काम
काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनके बीच आपस की कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफर काफी आसान है, जबकि किसी और एंड्रॉइड डिवाइस उनको कनेक्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए एक बार एप्पल का कोई प्रोडक्ट लेने के बाद इंसान उनके जाल में फंस जाता है और अगला प्रोडक्ट भी एप्पल का लेने को मजबूर हो जाता है। एप्पल अपने नए प्रोडक्ट के फीचर और लुक को लॉन्च के आखिरी मोमेंट तक सीक्रेट रखकर कस्टमर के बीच एक ऐसा हाइप क्रिएट करता है कि कुछ नया और इनोवेटिव चीज पाने के एक्साइटमेंट में हम आम इंसान कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि एप्पल कंपनी के बारे में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ऐसी ही किसी और कंपनी पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर अच्छे से काम कर सकें।